हेडलाइन से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज 2018 का हमारा आखिरी एपिसोड है, तो हमने सोचा कि आज के एपिसोड में हम पूरे साल के टॉप पॉलिटिकल हैपनिंग्स का एक क्विक रिकैप करेंगे। देखते हैं पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का इस साल क्या हाल था। शुरुआत हम करेंगे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या से। इस साल की शुरुआत ही डायमंड ज्वेलर मेहुल चोकसी के एंटीगुआ की सिटीजनशिप हासिल करके इंडिया से फरार होने से हुई। वही मेहुल चोकसी जो 13,500 करोड़ के पीएनबी स्कैम में नीरव मोदी के साथ वांटेड है। मेहुल चोकसी को इंडियन एजेंसियों ने एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया, जिसके कारण उन्हें एंटीगुआ की सिटीजनशिप हासिल हुई। इस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के मुताबिक वो किसी भी मामले में इंडिया में वांटेड नहीं है और उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं है। उनके को स्कैमस्टर नीरव मोदी भी करीबन उसी समय भाग गए। कहा जाता है कि उनका पासपोर्ट रिवोक किया गया था ताकि वो ट्रैवल ना कर सके, पर इसी रिवोक्ड पासपोर्ट पे वो यूके, यूएसए, हांगकांग, यूएई जैसी काफ़ी कंट्रीज में घूमे और अब कहा जाता है कि वो कहीं ब्रसल्स में है। तो मोदी जी ने कहा तो था कि इंडियन पासपोर्ट की कीमत, उसकी पावर बहुत बढ़ गई है, लेकिन एक रिवोक्ड इंडियन पासपोर्ट की इतनी कीमत होती है, इसका तो हमें अंदाजा नहीं था। विजय माल्या तो 2016 में ही 9,000 करोड़ का घोटाला करके भाग गए थे और अभी तक सरकार ये बता नहीं पाई है कि उनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस था वो क्यों डायल्यूट हुआ, उन्हें डिटेन क्यों नहीं किया गया, सिर्फ रिपोर्ट क्यों किया गया। और अब वो लंदन में हैं। लंदन के कोर्ट ने अब कहा है कि वो उन्हें इंडिया एक्स्ट्राडाइट करेंगे और विजय माल्या ने यह भी कहा है कि वो बैंक्स का पूरा लोन लौटा देंगे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी ने फ्रेंच कंपनी डसॉ एविएशन के साथ 59,000 करोड़ रुपीस की एक डील साइन की, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए 36 रफाल जेट्स खरीदी जा रही थी। अब इस डील को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। जेट्स की परचेस प्राइस यूपीए के टाइम के हिसाब से दुगनी क्यों है? एचएएल को छोड़कर रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट क्यों दिया गया? 118 जेट्स के बजाय सिर्फ 36 जेट्स क्यों खरीदी गई? और डिफेंस इक्विपमेंट परचेसिंग का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया गया? रफाल डील को क्रोनिज्म का एक प्राइम एग्जाम्पल कहा जा रहा है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक ब्लैंकेट क्लीन चिट दे दी। अब इस फैसले पर काफ़ी सारे लीगल एक्सपर्ट्स सीरियस सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के जजमेंट में उनके ऑब्जर्वेशंस में काफ़ी सारे डिस्क्रेपेंसीज और एरर्स थे। जब गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कोर्ट को मिसलीड किया काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, स्पेशली सीएजी डॉक्यूमेंट को लेके, तो उन्होंने एक अजीब सा ग्रामेटिकल जस्टिफिकेशन जारी किया, जिसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। पर ऐसा लगता है कि कोर्ट के इस फैसले के बावजूद गवर्नमेंट को रफाल से पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा। 2018 को मॉब लिंचिंग का साल कहा जा सकता है। 67 जाने माने रिटायर्ड सिविल ऑफिसर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वी सीक नाउ एंड विदाउट डिले अ क्लियर रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट ऑन दीज इशूज। उन्होंने डिमांड की कि जो लोग माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हेट क्राइम्स के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ इमीडिएट और फर्म एक्शन ली जाए, और ये भी कहा कि ऐसे इंसिडेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और हमारे लॉ दोनों को ही अंडरमाइन करती है। कई जगहों पर इन गौ रक्षकों ने मुसलमानों पर हमले किए, कई जगहों पर दलितों को निशाना बनाया गया, फेक न्यूज़ के चलते मासूम लोगों को चाइल्ड अबडक्टर समझकर पीटा गया। इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में इस साल ऐसे क्राइम्स 4.5 गुना से बढ़े हैं और डेथ्स 1.5 गुना से बढ़े हैं। 2018 में आरबीआई ने मोदी सरकार के डीमोनेटाइजेशन वाले मास्टर स्ट्रोक पे अपना वर्डिक्ट दिया। 15.44 लाख करोड़ रुपीस में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस बैंकिंग सिस्टम में लौट आए, जिससे यह प्रूव हुआ कि डीमोनेटाइजेशन और ब्लैक मनी के बीच में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। इसके अलावा इंडिया कोई डिजिटल इकोनॉमी में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई और ना कोई हमने ड्रास्टिक चेंज देखा टेरर फंडिंग में या काउंटरफिट करेंसी में।
तो कितनी बार भी मोदी गवर्नमेंट ने इस गोल पोस्ट को चेंज करने की कोशिश की हो, डीमोनेटाइजेशन को सक्सेस स्टोरी बनाने में वो असफल रहे। 2018 was the year of extremes. इस साल रुपए का डॉलर के मुकाबले वर्स्ट डिवैल्यूएशन हुआ। $1 74 रुपीस के बराबर था। मोदी सरकार ने इस पूरे सिचुएशन के लिए सिर्फ इंटरनेशनल फैक्टर्स को ब्लेम किया, जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जैसे टर्की का करेंसी मेल्टडाउन। एंड जबकि ये सच है कि इन इंटरनेशनल फैक्टर्स ने करेंसी पर डेफिनेटली इम्पैक्ट किया, सिर्फ हमारे नहीं, काफ़ी सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज के करेंसीज पर इसका इम्पैक्ट हुआ। डोमेस्टिक फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर करना गलत है। बढ़ते हुए इंपोर्ट्स, हमारे घटते हुए एक्सपोर्ट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन सारे कारणों के वजह से भी हमारा रुपी डीवैल्यू हुआ। इसके अलावा क्रूड प्राइसेस फेवरेबल होने के बावजूद हमने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में एक रिकॉर्ड हाई देखा। एट वन पॉइंट पेट्रोल वॉज सेलिंग एट 90 रुपीज पर लीटर एंड डीजल एट 78 रुपीज पर लीटर। मोदी सरकार ने हर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया था। उसके एब्सेंस में ना बैंक अकाउंट खोलना पॉसिबल था, ना सिम कार्ड खरीदना पॉसिबल था, ना स्कूल में एडमिशन लेना पॉसिबल था, ना सीबीएसई या गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपीयर करना पॉसिबल था। लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट के एक 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपने वर्डिक्ट में ये क्लैरिफाई किया कि जबकि आधार कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, वो सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न्स, पैन कार्ड, गवर्नमेंट सब्सिडीज या वेलफेयर स्कीम्स के लिए ज़रूरी है। बैंक्स, ई वॉलेट प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, प्राइवेट कंपनी या स्कूल्स आधार कार्ड हमसे नहीं मांग सकती और उसके एब्सेंस में कोई सर्विस भी ब्लॉक नहीं कर सकती। इस हफ्ते लोकसभा ने मुस्लिम विमेंस बिल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज यानी कि ट्रिपल तलाक बिल पास किया। 245 वर्सेस 11 से ये बिल पास हुआ और अब इसके तहत ट्रिपल तलाक इलीगल है और एक क्रिमिनल ऑफेंस भी। इसके अंडर हस्बैंड को 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक की वजह से सफ़र किया है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि अबैंडनमेंट या डेजर्शन सिर्फ एक रिलीजन में क्यों क्रिमिनलाइज किया गया है। क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज्म हो या कोई और रिलीजन हो, इसमें अबैंडनमेंट एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो ये डाउट्स हैं कि वापस मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। खैर, लोकसभा में तो ये पास हो गया है बिल, लेकिन राज्यसभा में गवर्नमेंट के पास वोट्स नहीं हैं, तो इस बिल का फ्यूचर थोड़ा अनसर्टन है इस वक्त। हाल ही में मोदी सरकार ने 10 एजेंसियों को किसी भी पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रिसीव्ड, स्टोर्ड, ट्रांसमिटेड या जनरेटेड इंफॉर्मेशन मॉनिटर और डिक्रिप्ट करने की ऑथराइजेशन दी है। अब ये जो ओरिजिनल लेजिस्लेशन था वो कांग्रेस के टाइम का लेजिस्लेशन है, जो 10 साल पहले पार्लियामेंट में बिना डिबेट के पास हुआ था। लेकिन मोदी सरकार के ये सडन नोटिफिकेशन पे और ये लिस्ट जारी होने के टाइमिंग पे सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि ये जनरल इलेक्शंस के कुछ ही महीने पहले हो रहा है, 5 स्टेट इलेक्शंस के बुरी डिफीट के बाद हो रहा है और इंटेंट भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आजकल किसी को भी अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, ट्रेटर, टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर पाकिस्तान, ईरान या सऊदी अरेबिया भेजने की बात की जाती है। तो सवाल सही है कि क्या ये एक सिक्योरिटी मेजर है या एक पॉलिटिकल टैक्टिक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बढ़ती हुई परचेस प्राइस, घटती हुई सेलिंग प्राइस, इरेगुलर मॉनसून्स और लोन्स रीपे करने की इनएबिलिटी, इन सब कारणों के वजह से अग्रेरियन डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और काफ़ी सालों से उनकी एक ही मेन डिमांड है कि स्वामीनाथन कमीशन से जारी जो एमएसपी का फॉर्मूला है उसके हिसाब से सरकार उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। लेकिन हर सरकार इस डिमांड को निग्लेक्ट करती है। मोदी सरकार इज नो डिफरेंट। इंडिया की इकोनॉमी $2.6 ट्रिलियन की है, पर एग्रीकल्चरल इनकम सिर्फ 15% के बराबर है। फिर भी 1.3 बिलियन लोगों में से लगभग आधे लोग फार्म रिलेटेड वर्क करते हैं।
तो आधा पॉपुलेशन काम में इन्वॉल्व है और इनकम सिर्फ 15%। तो आप सोच सकते हैं कि एवरेज एग्रीकल्चरल इनकम कितनी लो होगी। मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि उनके पॉलिसीज के कारण काफ़ी सारे फार्मर्स की इनकम डबल हो गई है और होने वाली है, लेकिन जो करंट डेटा है वो इस क्लेम को सपोर्ट नहीं करता। इस साल की शुरुआत एक अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट से हुई, जहां 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके तब के जो सीजेआई थे दीपक मिश्रा, उन पर एक बहुत गहरा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दीपक मिश्रा जी अपने पावर का मिसयूज करके, उसका अब्यूज करके पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस जो थी वो सिलेक्टिवली असाइन करते थे, ताकि उसका जो आउटकम हो वो एक पार्टी या एक एंटिटी के लिए फेवरेबल हो। फॉर एग्जाम्पल जज लोया केस। ये याद रखना ज़रूरी है कि जब जज लोया की मौत हुई तब वो एक बहुत हाईली पॉलिटिकल सेंसिटिव केस के जज थे, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस। इसमें बीजेपी के अमित शाह भी अक्यूज थे। जज लोया की डेथ के बाद जो नए जज आए, उन्होंने तुरंत ही अमित शाह को सोहराबुद्दीन केस से डिस्चार्ज कर दिया। इसके अलावा जो कोर्ट में पीआईएल जारी था जज लोया की सस्पिशियस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो भी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि उनकी डेथ नेचुरल थी और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा लास्ट वीक ही कोर्ट ने सभी सोहराबुद्दीन केस के 22 अक्यूज्ड को बरी कर दिया, ये कहकर कि पॉलिटिकल कंस्पिरेसी और कोल्ड ब्लडेड मर्डर का कोई भी एविडेंस नहीं था। जबकि सीबीआई के मुताबिक सोहराबुद्दीन, उसकी वाइफ और प्रजापति तीनों को ही गुजरात पुलिस ऑफिसर्स ने पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए मारा था। इस महीने बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे कुछ मेन स्टेट्स में डिफीट का सामना किया है और कांग्रेस ने जीत पाई है। तेलंगाना में टीआरएस ने जीत पाई है, मिजोरम में एमएनएफ ने, और एक तरह से जनरल इलेक्शंस के पहले इसे सेमीफाइनल्स माना जा रहा है और मोदी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पर एक रेफरेंडम माना जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या लोग रूरल डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सारी चीज़ों से परेशान हैं? क्या वो मोदी गवर्नमेंट के प्रोमिसेस को जज कर रही है? क्या मोदी गवर्नमेंट इन प्रोमिसेस पर खरी नहीं उतरी? क्या वोटर्स नाराज़ हैं? क्या विकास का जो एजेंडा था उसे छोड़कर जो अब मंदिर मस्जिद की बातें की जा रही हैं, क्या वो लोगों की चॉइस नहीं है? इन सवालों के जवाब के लिए हमें 2019 तक ऑफ कोर्स रुकना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बार स्टेट इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्टेट इश्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। पर फिर भी इस बात को कंटेस्ट नहीं किया जा सकता कि जो 2014 की प्रायोरिटीज़ थी बीजेपी की, वो 2019 में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका फीडबैक क्या है।